क्या सिर्फ मसालों की एक चुटकी पूरी दुनिया का नक्शा और इतिहास बदल सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में हम 15वीं सदी की एक ऐसी ही खौफनाक और दुनिया को पलट कर रख देने वाली सच्ची घटना पर बात करेंगे। एक ऐसा समुद्री सफर जो शुरू तो हुआ था मसालों की भारी भूख से, लेकिन अंत में एक बहुत बड़े साम्राज्य की काली छाया में बदल गया। चलिए इतिहास के इन पन्नों को पलटते हैं। अब सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि आखिर 15वीं सदी के यूरोपियनों को ऐसी कौन सी भयानक भूख सता रही थी जिसके लिए उन्होंने दुनिया के किनारे से नीचे गिरने तक का जोखिम उठा लिया। जरा 15वीं सदी के यूरोप की उन कड़कड़ाती खून जमा देने वाली सर्दियों की कल्पना कीजिए। उस दौर में एलीट क्लास के पास भी खाने के नाम पर सिर्फ बेस्वाद, उबला हुआ या नमक में लपेटा हुआ सूखा मांस होता था। उन्हें अपने इस मांस को सड़ने से बचाने और उसमें थोड़ा सा भी स्वाद डालने के लिए किसी चमत्कार की सख्त जरूरत थी। और यहीं पर आता है एक बहुत बड़ा विरोधाभास। एक तरफ था बर्फ से जमा हुआ यूरोप, जहां का खाना बिल्कुल उबाऊ था और मांस सड़ रहा था, और दूसरी तरफ था रहस्यमयी पूर्व यानी हमारा भारत, जहां काली मिर्च, लौंग, दालचीनी और इलायची जैसी जादुई जड़ी बूटियां भरपूर मात्रा में थीं। फर्क जमीन आसमान का था, लेकिन दिक्कत यह थी कि जमीन के रास्ते पर विशाल उस्मानिया साम्राज्य की दीवार खड़ी थी और अरब व्यापारियों का इस व्यापार पर पूरा कब्जा था। उनकी मनमानी कीमतों ने यूरोप के शासकों को पूरी तरह से बौखला दिया था। तो ऐसे में स्पेन और पुर्तगाल के राजाओं के पास समंदर का सीना चीरने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। उन्होंने एक एक करके कई खोजकर्ताओं को समंदर की लहरों में धकेला। 1488 में बार्थोलोम्यू डियाज ने कोशिश की, लेकिन लहरों की दहशत से वो हार मानकर लौट आया। फिर लगभग 10 साल बाद जुलाई 1497 में लिस्बन से एक बेहद जिद्दी नाविक निकला। उसका नाम था वास्को डी गामा। और दिलचस्प बात बताऊं, जब उसका जहाज निकला तो किनारे पर खड़ी भीड़ कोई जश्न नहीं मना रही थी, बल्कि ऐसे रो रही थी जैसे इन नाविकों को सीधे यमराज के पास भेजा जा रहा हो। और उनका रोना लाजमी भी था, क्योंकि अटलांटिक महासागर का वो सफर कोई क्रूज वेकेशन नहीं था। वो लहरें 10-10 मंजिला इमारतों जितनी ऊंची उठ रही थीं। लेकिन लहरों और तूफानों से भी बड़ा एक खामोश दुश्मन वहां मौजूद था, और वो था स्कर्वी। ताज़ा खाना ना मिलने से नाविकों के मसूड़ों से खून बहने लगा, दांत सड़कर टूटकर गिरने लगे। वो शानदार जहाज देखते ही देखते तैरते हुए मुर्दाघरों में तब्दील हो गए। हर रोज किसी न किसी साथी की लाश को समंदर में दफनाया जा रहा था। रोंगटे खड़े कर देने वाला नजारा था वो। ऐसी दर्दनाक स्थिति में डर और बगावत का पैदा होना तो तय था। नाविक गिड़गिड़ाने लगे, वापस लौटने की भीख मांगने लगे। लेकिन वास्को डी गामा कोई आम इंसान नहीं था। उसने नेविगेशन के सारे उपकरण उठाए और सीधे समंदर में फेंक दिए, और फिर एक ऐसा अल्टीमेटम दिया जिसने इतिहास रच दिया। उसने कहा, या तो हम भारत पहुंचेंगे या ये समंदर ही हमारी सामूहिक कब्र बनेगा। अगर किसी ने वापस जाने की बात भी की तो मैं उसे अपने ही हाथों से काट डालूंगा। सोचिए, इस हद का पागलपन था वो। और बस इसी खौफनाक जुनून के बम पर उन्होंने उस खतरनाक केप ऑफ स्टॉर्म्स यानी तूफानों के अंतरीप को पार कर लिया। यह अफ्रीका का वो सबसे दक्षिणी हिस्सा था जहां लहरें जहाजों की छीथड़े उड़ा देती थीं। लेकिन वास्को डी गामा ने उस तूफान की आंखों में आंखें डालीं और अपनी नाव निकाल ले गया। इस नामुमकिन सी जीत के बाद उन्होंने अटलांटिक को पीछे छोड़ा और हिंद महासागर के गर्म पानी में एंट्री ली। वैसे इसी जानलेवा जगह को बाद में केप ऑफ गुड होप नाम दिया गया। अब वो हिंद महासागर में आ तो गए थे, लेकिन भारत किस तरफ है ये उन्हें बिल्कुल नहीं पता था। पानी ही पानी और कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं। तब पूर्वी अफ्रीका के मालिंडी तट पर उनकी किस्मत चमकी। वहां उन्हें एक ऐसा भारतीय नाविक मिला जिसे सितारों, मानसून की हवाओं और समुद्री लहरों का जबरदस्त ज्ञान था। वास्को डी गामा के उस टूटे फूटे बेड़े को सीधे उस स्वर्ण भूमि की तरफ मोड़ने वाला वही एक समझदार नाविक था। और फिर आखिरकार 20 मई 1498 की वो जादुई सुबह आई। जरा सोचिए, जो लोग महीनों से सिर्फ सड़े हुए मांस और मौत की बदबू सूंघ रहे थे, अचानक हवा के एक तेज झोंके ने उनके होश उड़ा दिए। वो खुशबू थी चंदन, इलायची और काली मिर्च की। कोहरा छटा और सामने था कालीकट का शांत और खूबसूरत किनारा। मौत को चकमा देकर पहुंचे वो नाविक जमीन पर कूद पड़े और अविश्वास में घुटनों के बल बैठकर रोने लगे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी था। जब वास्को डी गामा ने कालीकट शहर में कदम रखा तो नज़ारा बड़ा अजीब था।
एक तरफ वास्को डी गामा महीनों से बिना नहाया फटेहाल कपड़ों में जो राजा के लिए सस्ते पीतल के बर्तन, लकड़ी और शहद जैसे मामूली तोहफे लाया था, और दूसरी तरफ शक्तिशाली राजा ज़ैमोरिन सोने के ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए, जिनका पूरा शरीर हीरों और सोने की भारी जंजीरों से लदा था। ये विरोधाभास इतना मजेदार था कि कहते हैं दरबार के लोग अपनी हंसी तक नहीं रोक पाए थे। फिर भी राजा ज़ैमोरिन ने अपनी परंपरा निभाई और इस विदेशी को व्यापार करने की इजाजत दे दी। वास्को डी गामा ने अपने जहाज़ों को मसालों से फुल कर लिया, लेकिन जब वो वापस पुर्तगाल पहुंचा तो मुनाफे का जो आंकड़ा सामने आया उसने दुनिया हिला दी। 64, जी हां, 64 गुना मुनाफा। वापसी में हुए नुकसान, मरे हुए नाविक और टूटे जहाज़ों की कीमत निकालने के बाद भी उसे अपनी लागत का 64 गुना शुद्ध मुनाफा हुआ। और बस इसी एक नंबर ने पूरी कहानी को सर्वाइवल से हटाकर लालच में बदल दिया। अब आप ही बताइए, इतने भयानक मुनाफे की बात भला कितने दिन छुपती? इस एक नंबर ने पूरे यूरोप में ऐसी आग लगाई, लालच की ऐसी आंधी उठाई कि एक चमत्कारी खोज यात्रा एक क्रूर रेस में बदल गई। स्पेन, फ्रांस, हॉलैंड और ब्रिटेन सभी राजाओं की नींदें उड़ गईं। पूर्व की इस अकल्पनीय दौलत को लूटने के लिए सबने अपने अपने जहाज समंदर में उतार दिए। एक अंधी होड़ मच गई। और फिर तो जैसे एक डोमिनोज इफेक्ट शुरू हो गया। जिस राजा ज़ैमोरिन ने इतनी उदारता दिखाई थी, उससे जल्द ही तोपों के गोलों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक चौकियों को हथियारों वाले किलों में बदलना शुरू किया। फिर उनके पीछे पीछे डच आ गए। उसके बाद फ्रांसीसी नौसेना अधम की, और अंत में एंट्री हुई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, जिसने पूरे सिस्टम पर अपना खौफनाक कब्जा जमा लिया। जो लोग व्यापारी बन के आए थे वो अब युद्ध के मास्टर बन चुके थे। और यहां से शुरू हुआ इतिहास का एक बेहद काला अध्याय, उपनिवेशवाद का अध्याय। दुनिया के सबसे अमीर देश का बुरी तरह शोषण शुरू हो गया। इन ताकतों ने बारूद और गंदी राजनीति का इस्तेमाल करके भारत की रियासतों को आपस में ही लड़वा दिया। लूट का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जहां सोने की चिड़िया का सारा खजाना यूरोप के शहरों और उनकी तिजोरियों को भरने में बहने लगा। सदियों की गुलामी भारत के माथे पर थोप दी गई। लेकिन जैसा कि हमारे स्रोत स्पष्ट करते हैं, भारत की जो मूल भावना थी, जो उसका जज्बा था, उसे कोई कभी कुचल नहीं पाया। सदियों के उस भयंकर शोषण के बाद भी भारत डटा रहा, और 15 अगस्त 1947 को वो दिन आ ही गया जब इस देश ने उपनिवेशवाद की उन जंग लगी बेड़ियों को एक झटके में तोड़कर फेंक दिया। दुनिया ने देख लिया कि इस सोने की चिड़िया को हमेशा के लिए किसी पिंजरे में कैद नहीं रखा जा सकता। ये पूरा ऐतिहासिक विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरी बात समझाता है। वो ये कि भारत सिर्फ जमीन का कोई ऐसा टुकड़ा नहीं है जिसे कोई भी उठकर खोज ले। भारत एक अजेय, एक अमर विचार है। इतनी विशाल और महान सभ्यता को कोई विदेशी ताकत न तो बस अचानक से खोज सकती है और ना ही हमेशा के लिए गुलाम बना के रख सकती है। तो चलिए अब इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। जाते जाते एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल मैं आपके लिए छोड़ना चाहता हूं। एक ऐसा सफर जो सिर्फ मसालों के स्वाद की चाहत में शुरू हुआ था, उसने आखिर में एक पूरी सभ्यता से उसकी आज़ादी ही छीन ली। तो इतिहास की किताबों में जिसे बड़े शान से खोज का सुनहरा युग कहा जाता है, असल में उस खोज की असली कीमत क्या थी? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।